आज फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो काफ़ी न्यूज़ में है। डिलिमिटेशन इन इंडिया पोस्ट 2026 चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अभी 2026 के बाद जो है डिलिमिटेशन होना है। इससे जुड़े कुछ एस्पेक्ट हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं और कुछ काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट है सदर्न स्टेट्स में, नॉर्दर्न स्टेट्स में, इसलिए इस इशू को लेकर के डिलिमिटेशन कराया जाए कि नहीं कराया जाए। तो इससे जुड़े जितने भी एस्पेक्ट हैं आज इसको डिस्कस करते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि आए दिन ये न्यूज़पेपर में आता रहता है और ये टॉपिक रिलेवेंट भी हो जाता है क्योंकि पोस्ट 2026 के बाद डिलिमिटेशन होना मैंडेटरी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। चलिए तो इसको आज जान लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या डिलिमिटेशन कराना जरूरी है या डिलिमिटेशन को नहीं कराना चाहिए। जो सेंसस है 1970s का सेंसस, उसी के बेसिस पर अभी तक हमारा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, स्पेशली नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली, वो फिक्स है उस टाइम से, 1971 के सेंसस से। तब से लेके आज तक आई थिंक अराउंड मोर देन 50 ईयर्स हो गए, तो अभी तक वो नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं हुई हैं। ठीक है, तो आइए पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। उस बैकग्राउंड के बाद जो है फिर वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, और इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहते हैं, आर्टिकल्स जो भी हैं इससे जुड़े हुए वो क्या बोलते हैं डिलिमिटेशन के बारे में। देन वी विल गो फॉर चैलेंजेस, इश्यूज क्या हैं इसमें, इसको जब डिलिमिटेशन अगर अभी कराते हैं तो उसमें क्या इश्यूज आएगा। देन वी विल डिस्कस ब्रीफली सम वे फॉरवर्ड। ओके, तो देखिए अभी इसका मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये ओवरऑल ये इशू है क्या, चल क्या रहा है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि हमारा जो डिलिमिटेशन हुआ था, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स जो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुई थी वो 1970s में हुई थी। 1971 के सेंसस पे हुई थी और तब से लेकर अब तक जो है वो नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फिक्स है। थोड़ा सा यही देख लीजिए कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, देखिए 1952 और 1972 यहां पर जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो 489 और यहां पर जो है अराउंड 543। तो ये जो एमपीज की सीट है, ये दीज आर द नंबर ऑफ एमपीज। तो ये 543 जो एमपीज की सीट है ये अभी तक फिक्स है यहाँ पर। किस रिगार्डिंग? नहीं नहीं, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ पर 489 थी 1952 में और 1972 में 543। अब उसके बाद से यहाँ तक आ जाइए आप, 2026 यहाँ तक जो नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारी यही चली आ रही है 543। और अगर पॉपुलेशन देखें तो 1952 में अराउंड 37 करोड़ पॉपुलेशन थी इंडिया की और 1972 में अराउंड 54 करोड़ थी। तो 37 करोड़ से 54 करोड़ पॉपुलेशन हुई तो कुछ नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी। लेकिन अगर आप यहां देखें 1972 से 2026 तक जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 543 ही रही, मतलब नंबर ऑफ सीट्स हमारी चेंज नहीं हुई है। अब पॉपुलेशन यहां पर कितनी है, अराउंड 142 करोड़। तो कितना पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ, 54 करोड़ से 142 करोड़, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स यही है। तो क्वेश्चन यहीं पर अराइज होता है कि नंबर ऑफ सीट्स इतने लंबे टाइम से, इतने ज़्यादा टाइम से नंबर ऑफ सीट्स फिक्स रही हैं कि उनको बढ़ाना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ सीट्स ऐसे ही रख सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं, पहले तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ फिर डिटेल में इसको देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 ये आर्टिकल बोलता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, किसी भी स्टेट में जो नंबर ऑफ सीट्स आप इंक्रीज कर रहे हैं, दैट शुड बी इन प्रोपोर्शनेट टू इट्स पॉपुलेशन। मतलब उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन पर निर्भर करेगा, उस पर आप कितनी नंबर ऑफ सीट्स उसको देते हैं लोकसभा को। और आर्टिकल 82, तीन आर्टिकल हैं इससे जुड़े हुए जिसको हम देखेंगे बाद में भी, आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170।
आर्टिकल 82 ये बोलता है कि हर सेंसस के बाद देयर शुड बी ए रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स एंड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये लोकसभा के लिए बोलता है, और 170 सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए बोलता है कि हर सेंसस के बाद, हमारे यहाँ सेंसस कितने टाइम में होता है, हर 10 साल में होता है, तो हर 10 साल के सेंसस के बाद ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं और या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनको आपको रीएडजस्ट करना होगा। मीनिंग आप नंबर ऑफ सीट्स या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, या जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है किसी का पार्ट दूसरे पार्ट में आप मर्ज करते हैं या किसी को 2 सीट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है लाइक मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में 2 सीट्स आप क्रिएट करेंगे एमपीज की। अगर कोई छोटा है शहर तो उसमें 1 सीट रहेगी। तो इस तरीके से आर्टिकल 82 बोलता है कि हर सेंसस के बाद ये होना चाहिए, मीन्स हर 10 साल के बाद। तो देखिए 1952 से 72 तक तो हुआ, 1952 में भी हुआ और 1962 में भी जो वो था सेंसस, जो 61 का सेंसस था उसके बेसिस पर रीएडजस्टमेंट हुआ 72। लेकिन यहां से हमने इसको फ्रीज कर दिया, अब नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ी हैं। अच्छा, जो फ्रीज किया है वो कैसे किया था, 1976 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसको क्या किया, 2000 तक उसको फ्रीज कर दिया, सीट को टिल 2000 यहां तक फ्रीज कर दिया। मतलब आप नंबर ऑफ सीट्स घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, 2000 तक यही रहेगी। फिर क्या हुआ, देन केम द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, एंड अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थ्रू 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने कहां तक फ्रीज कर दिया इसको, 2026 तक। ये देखिए, तो ये एक बैकग्राउंड छोटी सी कहानी है। अब 2026 तक फ्रीज कर दिया, लेकिन अब क्या है, अब कराना मैंडेटरी है या अभी भी फ्रीज किया जा सकता है, बस यहीं पर आके टसल है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ये पॉपुलेशन इंडिया में यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ी है। कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन कम बढ़ी है। और आपका ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 81 क्या बोलता है कि जब जो नंबर ऑफ सीट्स आप एलोकेट करेंगे किसी भी स्टेट को, देन दो सीट शुड बी इन प्रोपोर्शनेट टू इट्स पॉपुलेशन। मीन्स अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है तो उसको सीट ज़्यादा चली जाएगी, किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम बढ़ी है तो उस स्टेट को, उस सीट को सीट कम जाएगी। बस यहीं आके ये कन्फ्लिक्ट एमर्ज हो जाता है कि जिन स्टेट में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, लाइक यूपी, अगर आप यूपी का देखें, यूपी है, बिहार है, मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट्स, उनमें बहुत ज़्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी है। यूपी में अगर देखें तो यूपी में 8 करोड़ थी इन 1971, ठीक है, और ये पॉपुलेशन यूपी की अब कितनी हो गई है, 2025 ही ले लो, अब लगभग ये 24 करोड़ हो गई है। तो आप देख रहे हैं 8 करोड़ पिछले लगभग 50 साल में ये 3 टाइम्स, मतलब 300% ये इंक्रीज हुआ है। अब इसमें तो 8 करोड़ से 24 करोड़ हो गया कि सारे स्टेट में इसी तेजी से बढ़ी है पॉपुलेशन, नहीं, सदर्न स्टेट में तेजी से नहीं बढ़ी है। फॉर एग्जांपल जैसे केरला में सबसे कम इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन का। अगर इसी टाइम पीरियड में आप केरला में देखें तो केरला में जो है, केरला में 68% इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन 1971 से लेकर 2025, मतलब लास्ट 50 ईयर्स में, अराउंड 50 ईयर्स में इसमें 68% हुई है। और यहाँ पर अगर परसेंटेज निकालेंगे आप तो अराउंड ये कितना आ रहा है, 300%। तो अब बताइए कि नंबर ऑफ सीट्स किसको ज़्यादा मिलेगी, यूपी को डेफिनेटली। यूपी में अभी 80 सीट्स हैं, अगर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट दिया जाएगा तो वो 3 टाइम्स नंबर ऑफ सीट्स उसकी बढ़ जाएंगे, मतलब 80 से लेकर 240 सीट उस पर चली जाएगी। और इसका कितना बढ़ेगा इस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से, अभी प्रेजेंटली केरला में 20 सीट है तो ये 36 हो जाएगी, मतलब ओनली 16 सीट्स, केवल 16 सीट इसमें बढ़ेगी। और यूपी में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ेगी, ट्रिपल हो जाएगी। ये मतलब 80 सीट है यूपी में तो ये 80 to 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड है छोटा सा। तो यूनिफॉर्मली तो नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे हैं दे विल बी पेनलाइज्ड, उनको जो नंबर ऑफ सीट्स मिलेगी वो कम मिलने वाली है। और जो
नॉर्दर्न, मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया है, जिनमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, उनको नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली है। तो बस यहीं पर कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं दे वर सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन एंड दे आर गोइंग टू बी पेनलाइज्ड पोस्ट 2026, क्योंकि 2026 के बाद अगर डिलिमिटेशन होता है और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से होता है तो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में होनी चाहिए। तो सदर्न स्टेट्स की डिमांड ये है दैट वी विल लूज आवर मींस नंबर ऑफ सीट्स इन आवर स्टेट्स, और नंबर ऑफ सीट अगर किसी स्टेट की मान लीजिए मेंबर ऑफ लोकसभा की सीट अगर डिक्रीज हो जाती हैं तो सारा जो खेल है वो नंबर का ही है, नंबर गेम चलता है। जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका वेटेज उसमें लोकसभा में उतनी है। फॉर एग्जांपल अगर 80 सीट है यूपी की, तो 80 एमपीज अगर यूपी के अगर 80 एमपी हैं तो जाहिर सी बात है वो सारे के सारे अगर किसी एक साइड जाते हैं तो बहुत ज्यादा वेटेज है। तो अगर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट अगर नंबर ऑफ सीट्स आप एलोकेट करते हैं तो सदर्न स्टेट्स की बहुत कम मींस मार्जिनल, और ये कह सकते हैं बहुत कम इंक्रीज होगी सीट्स, तो ज्यादातर सीट जो वो नॉर्दर्न स्टेट्स को चली जाएगी। तो उनका कहना ये है सदर्न स्टेट्स का दैट वी आर गोइंग टू लूज अवर पॉलिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर। जब भी पार्लियामेंट में वोटिंग होती है तो नंबर ही तो काम आता है, जो जिसके ज्यादा एमपीज होंगे वो उतना ही उसके लिए आई मीन वेटेज होगा वोटिंग में। तो उनका कहना यह है कि अभी डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब इस प्रोसेस से तो नहीं होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बोल रहे हैं। खास तौर से आर्टिकल 81 तो यही बोल रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स आपको बढ़ानी है बट इन प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। तो उनका कहना यह है आइदर यू ब्रिंग अप सम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला टू इंक्रीज द सीट्स, और या फिर इसको फ्रीज कर दो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है ये जो भी इशू चल रहा है उसको लेकर। ठीक है, अब इतना अगर समझ में आ गया तो बाकी की चीजें आपके आराम से समझ में आ जाएंगी। आप आइए जान लेते हैं डिलिमिटेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, डिलिमिटेशन का सिंपल मीनिंग ये है रीएडजस्टमेंट और रीड्राइंग ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज। हम अभी सिर्फ डिलिमिटेशन का लिटरल मीनिंग देख रहे हैं। जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं या फिर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एडजस्टमेंट है उसको सिंपली हम डिलिमिटेशन कहते हैं। और इससे मेनली जो तीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे जो इससे रिलेटेड हैं, इससे जुड़े हुए हैं इशू से, वो है आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170, जो कि हमने बता दिया। आर्टिकल 81 क्या बोलता है? देखिए इसमें भी दो क्लोज हैं, आर्टिकल 81(1) और आर्टिकल 81(2). तो आप सिर्फ इसको देखिए सेकंड वाले को, आर्टिकल 81 सब क्लोज 2। इसमें क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं दैट शुड बी इन प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन, दिस वन इन प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन। ठीक, और आर्टिकल 82 और 170 क्या बोलता है? इट मैंडेट दैट रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर ईच सेंसस, हर सेंसस के बाद जो है वो रीएडजस्टमेंट होना चाहिए सीट्स का। ये 82 और 170। ठीक है, ये हमने देख ही लिया है। अच्छा, हिस्टोरिकली जो फ्रीज किया गया है उसका पीछे पर्पस क्या था, क्यों फ्रीज किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो है 2000 तक नंबर ऑफ सीट्स फ्रीज करी। देन 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 2026 तक इसको फ्रीज किया। उसका पर्पस ये था कि देखिए जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है और जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत कम बढ़ी है, ठीक है, उनको थोड़ा कहीं ना कहीं पैरिटी में लाने के लिए कि जो स्टेट्स बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ किए हैं वो अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सकें, तो वो एक टाइम दिया गया। ठीक है, अदरवाइज क्या होता, फिर से वही होता है कि जो सीट जिस स्टेट में ज्यादा बढ़ी है उसके पास ज्यादा एमपी चले जाते हैं और जिसके पास कम है उसके पास कम। तो अब यहीं पर ये इशू है फिर से कि इतना टाइम देने के बाद भी जो है वो पॉपुलेशन का स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ। अभी भी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट आप देखें तो अराउंड 3.5 3.6 है नॉर्दर्न स्टेट्स में, और सदर्न स्टेट्स में अगर आप ऑन एन एवरेज फर्टिलिटी रेट देखें तो 1.6 और 1.5 विच इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ वर्थ हैं आपके और जो नंबर ऑफ डेथ हैं वो ऑलमोस्ट बराबर, मीन जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं छोड़ के। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको। तो इसमें मेजर मेजर इश्यूज तो मैंने बता ही दिए कि
एक तो ये कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी सदर्न स्टेट में, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट अराउंड 25% जो है, मीन्स फ्रॉम 25% टू 17%। लुक एट दिस फिगर। जो जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी सीट्स इतनी कम हो सकती है 25% से लेकर 17% तक, और जो नदर्न स्टेट्स हैं उनमें इंक्रीज ये हो सकता है 40% टू 60%। सो सदर्न स्टेट्स आर गोइंग टू लूज देयर पॉलिटिकल पावर, right? And another aspect which is associated with this is the fiscal distribution, means जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है वो लेटेस्ट अगर सेंसस की पॉपुलेशन को लेगा तो जो फंड का डिवोल्यूशन है स्टेट में, वो भी पॉपुलेशन भी उसमें एक क्राइटेरिया होता है। जब भी फाइनेंस कमीशन जब फंड प्रोवाइड करता, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जब भी अपना एक फॉर्मूला और स्ट्रेटजी जो फॉर्मूला मतलब वो बनाता है प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसमें पॉपुलेशन भी एक क्राइटेरिया होता है। और वो पॉपुलेशन अगर लेटेस्ट सेंसस की ली जाएगी तो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा फंड उसको ज्यादा। फॉर एग्जांपल यूपी बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तो फंड उनको बहुत ज्यादा जाएगा, और जो सदर्न स्टेट्स हैं लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दे विल receive less amount of fund. Again, according to one estimate, around 34% of the total financial contribution of southern state में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जितना भी इनका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, जितना भी टैक्स का कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका 34% इनको मिलता है, राइट? मीन्स अगर वो 100 रुपीज जनरेट कर रहे हैं तो उनको सिर्फ 34 यानी कि 34 रुपए ही मिल रहे हैं। और नॉर्दर्न स्टेट्स की आप बात करें तो नॉर्दर्न स्टेट्स में अराउंड 250% से लेकर 350% तक, मीन्स अगर 100 रुपये वो जनरेट कर रहे हैं तो उनको 250 रुपये मिल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉपुलेशन नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज है पॉपुलेशन का, वो एक फैक्टर है जहाँ की जो सदर्न स्टेट्स हैं economically as well as politically they are going to lose their power, but northern states are going to gain this power. Okay, let us see now, look at वे फॉरवर्ड। देखिए हमारे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जो वे फॉरवर्ड है, सॉल्यूशन, सजेशन। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? एक तो ये तरीका है कि जैसे कि अब तक फ्रीज करते चले आ रहे थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फ्रीज किया, देन 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फ्रीज किया, लेट अस अगेन फ्रीज दिस सीट आफ्टर 2026। डिलिमिटेशन नहीं कराते, इसको फ्रीज कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट 26 ईयर्स। अगले 26 साल के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए, उसको फ्रीज कर दें। या सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि आप परमानेंट फ्रीज कर दीजिए, देयर इज नो डिलिमिटेशन, परमानेंट फ्रीज कर सकते हैं, बट परमानेंट फ्रीज तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ वर्केबल ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन, थर्ड थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि स्टेट शुड बी गिवन मोर ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, किस तरीके से? ये थोड़ा सा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है, बट इसको थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि कंकरेंट लिस्ट, देखिए 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें कि सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होते हैं कंकरेंट लिस्ट में, उसमें स्टेट एज वेल एज सेंटर कैन मेक लॉज। ठीक है, उन सब्जेक्ट पे लॉज बना सकते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट को एबोलिश कर दो और उसके सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में ले जाओ, थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी स्टेप है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिफेंस, फॉरेन एंड करेंसी की पावर रखो, बाकी सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट पे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो इस तरीके के, अब देखिए अगर ऐसा करते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ फॉरेन, डिफेंस और करेंसी की पावर रह जाए और सारी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाए, इन दैट केस आपके पास अगर नंबर ऑफ एमपीज कम भी हैं तो पार्लियामेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, मेजोरिटी ऑफ द इश्यूज वेदर दे आर इन कंकरेंट लिस्ट और द यूनियन लिस्ट, इवन समटाइम्स इन स्टेट लिस्ट ऑल्सो, दिस पार्लियामेंट इज मेक्स लॉ और रूल्स। ठीक है, तो वहां पर फिर नंबर की जरूरत पड़ती है, जिसके ज्यादा एमपी होंगे डिसीजन मेकिंग पावर में उसका उतना ही इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो थर्ड एक ये हो सकता है, और एक फोर्थ पॉइंट ये हो सकता है कि अगर आपको डिलिमिटेशन कराना ही है तो डिलिमिटेशन कराइए, लेकिन डिलिमिटेशन को कराने का जो फॉर्मूला है, तरीका, उसको चेंज करिए। कैसे? अभी जो इंटर स्टेट रेशियो है, सीट्स का जो इंटर स्टेट रेशियो है, लेट्स से हमारे पास यूपी में, फॉर एग्जांपल यूपी में आपके पास 80 सीट्स है,
दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, वहां पर एक सीट है। तो ये जो रेशियो है 80:1, ऐसे ही और भी स्टेट में सीट्स हैं। ये आप इंटर स्टेट का जो सीट रेशियो है वो सेम रहने दीजिए, और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, लेट से 50% और 200% और 100%, सपोज इसको हमने किया डबल 160, तो इसको भी आप डबल कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। तो एक कांस्टेंट फैक्टर से हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें भी क्या होगा कि जो स्मॉलर स्टेट्स हैं या जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, कम पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं इतना पॉलिटिकली मार्जिनलाइज नहीं होंगे। ठीक है। एंड देर इज वन मोर सजेशन इन दैट, इसमें यह कहा गया कि जिसकी पॉपुलेशन, मतलब जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे कम इंक्रीज हुई है, तो वो, जैसे कि केरला है, केरला की पिछले लास्ट 50 ईयर्स में पॉपुलेशन सबसे कम इंक्रीज हुई है, अराउंड 68%। तो उसको एज अ टेम्पलेट स्टेट मानिए, और बाकी सारे स्टेट में 68% सीट्स जो है वो बढ़ा दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर यूपी में 80 सीट्स हैं तो 68% उसमें बढ़ाइए, केरला में 20 हैं तो उसमें भी 68 बढ़ाइए। ऐसे ही जहां जहां दूसरे स्टेट में जितनी जितनी सीटें उनमें 68% बढ़ाइए, तब भी क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। राइट। सो दिस इज द सजेशन। ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। अब देखिए, इस टॉपिक के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस मेंस का क्वेश्चन। प्रीलिम्स पे तो आई थिंक पूछ लिया है, लेकिन फिर भी एक छोटा इससे जुड़ी हुई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर आ जाता है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया पिक्चर में। ठीक है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बारे में पढ़ने तो डिलिमिटेशन कमीशन आएगा ही आएगा यहाँ पर। तो अब डिलिमिटेशन के बारे में क्या है, 3-4 फैक्ट जान लीजिए। वैसे हमने पिछली क्लास में भी, एक और क्लास में, पहले क्लास थी उसमें हमने बताए थे, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन, कमीशन ऑफ इंडिया, इस डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ फैक्ट हैं। जैसे कि पहला तो फैक्ट ये है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मत समझ लेना। स्टैट्यूटरी बॉडी, व्हाट आर स्टैट्यूटरी बॉडी? दीज आर दोज बॉडीज विच आर established by an act of parliament। ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। सेकंड पॉइंट, award or recommendation of this body are not challenged in the court of law। Means you cannot challenge the recommendation of delimitation commission of India in court of law। Awards are not challenged, are not challenged in court of law। थर्ड पॉइंट है, इट्स रिकमेंडेशंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इसकी जो भी रिकमेंडेशन होती है वो पार्लियामेंट में भी जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी जाती है, बट दीज आर नॉट मॉडिफाइड। ठीक है, रिकमेंडेशन आर नॉट मॉडिफाइड, रिकमेंडेशंस आर नॉट मॉडिफाइड। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अभी तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन इसमें इंडिया में बने हैं? अब तक 4 बने हैं। आई थिंक ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है रिसेंटली 23 और 24 में। टिल नाउ वी हैव 4 डिलिमिटेशन कमीशन। वन वाज इन 1952, another in 1962, and third one was 1972, then 2002। ये है डेट कुछ। पहला तो 1952 में ही था, देन 1962, देन 1972 एंड हेयर। अब तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन बने, 4। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अब इसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, वो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, व्हाट पॉसिबल चैलेंजेस आर पोस्ड बाय डिलिमिटेशन इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस दीज चैलेंजेस टू मेंटेन द नेशंस फेडरल बैलेंस एंड यूनिटी। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, और इस क्वेश्चन का हम नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, उसमें हम इसका जो अप्रोच है, क्या अप्रोच होनी चाहिए एक क्वेश्चन में, उसके इंट्रोडक्शन, इसका बॉडी पार्ट, उसका कंक्लूजन,
या किस तरीके से एक अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छा प्रेजेंटेशन हम एक आंसर का कर सकते हैं, वो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं तक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपकी। आप जब भी कभी भी न्यूज़ में इस तरीके की चीज़ आएगी तो आप बेटर तरीके से इसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में ऑफ करते हैं।